हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज है 14 ऑफ मार्च। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ऑप्शन है ए स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन बी फूमियो किसीदा, ऑप्शन सी इस्माइल सबरी याकूब, ऑप्शन डी जो है वो बोरिस जॉनसन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फूमियो किसीदा। फूमियो किसीदा जो है वो जापान की प्राइम मिनिस्टर है। अब ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ये 19 ऑफ मार्च को ये इंडिया विजिट पे आ रहे हैं और हमारे जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और जापान के बीच उसका 70 ईयर कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे एनुअल समिट इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे ऑप्शंस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर स्कॉट मॉरिसन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो जाएंगे ये। सबरी याकूब जी की बात कर ली जाए तो ये मलेशिया के पीएम हो जाएंगे। अगर बोरिस जॉनसन की बात कर ली जाए तो ये यूके के पीएम हो जाएंगे। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा जापान का डिटेलिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मैप के लोकेशन के आधार पर क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि लोकेशन कहाँ है, या फिर उसके कुछ आइलैंड्स के नाम दे देते हैं, उसको अरेंज करना होता है। तो इस मैप में देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जो जापान है वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये ऐसे जाएगा ना। और अगर जापान की थोड़ी सी डिटेलिंग कर लें तो जापान का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा टोक्यो। और जापान के जो मेनली 4 आइलैंड है, ठीक है। पहला आइलैंड जो हो जाएगा जो सबसे नॉर्थ में है वो है होकाइडो, उसके बाद होन्सू, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर नॉर्थ से साउथ अगर इसको अरेंज करना हो तो सबसे पहले होकाइडो आ जाएगा, उसके बाद होन्सू आ जाएगा, और उसके बाद क्यूशू आ जाएगा। शिकोकू हो जाएगा, उसके बाद क्यूशू आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछता है, मतलब लगभग सारे एग्जाम में पूछता है। अगर जापान के अगर हम ईस्ट में बात कर लें, सॉरी वेस्ट में बात कर लें तो ये सी ऑफ जापान हो जाएगा। अगर जापान के हम ईस्ट में बात कर लें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ड्यू टू यूक्रेन रसिया वॉर जो इंडिया के एम्बेसी है उसको टेम्पररी बेसिस पे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब किस कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए पोलैंड, बी बेलारूस, सी रोमानिया, डी जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है पोलैंड। ठीक है, उसके बाद अगर पोलैंड की लोकेशन की बात कर लेते तो ये हमारा पोलैंड है। इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा वॉर्सा। ठीक है, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज है, पहला जर्मनी, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा स्लोवाकिया, चौथा यूक्रेन, पांचवा बेलारूस और छठवां लिथुआनिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको रसिया का भी थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा ना, तो ये पोलैंड जो है वो रसिया का मेन लैंड बॉर्डर है वहाँ से तो नहीं, पर रसिया का छोटा सा जो पार्ट है वो पोलैंड से लगा हुआ है, तो वो रसिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाल्टिक सी। ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे बेलारूस, रोमानिया और जर्मनी की, तो इनके कैपिटल देख लेते हैं। जो बेलारूस का कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा मिन्स्क, रोमानिया का कैपिटल बुकारेस्ट, जर्मनी बर्लिन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, रिसेंटली ईपीएफ रेट कट 8.5% टू 8.1%, विच कंट्री विच मिनिस्ट्री गवर्न एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर रिसेंटली क्या हुआ है, जो ईपीएफ का रेट है वो 8.5% से घटा के 8.1% कर दिया गया है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर ली जाए तो ये निर्मला सीतारमन जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर ली जाए तो ये अमित शाह जी के पास है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ईपीएफओ है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बनाया कब गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के तहत इसको बनाया गया है और इसका जो मेन स्कीम है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ईयर बजट अनाउंस ई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मतलब कि ई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कौन से ईयर के बजट में पेश किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2022-21, ऑप्शन बी 2021-22 के बजट में, ऑप्शन सी 2022-23 के बजट में, ऑप्शन डी 2019 और 2020 के बजट में। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 2022-2023 के बजट, जो अभी ये करंट जो बजट आया हुआ है इस ईयर का, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों रहा, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो विलेजेस हैं जो चाइना बॉर्डर से लगी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए ओपन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये किसके तहत ओपन होगा, ये ई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो इसी के थ्रू इसको ओपन किया जाएगा। और जो मेन मोटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का वो है कि लाइवलीहुड जनरेशन करना, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, हाउसिंग देना सबको, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सारा प्रोवाइड करना, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, हु विल बी इलेक्टेड एज सीएम ऑफ पंजाब इन 2022 इलेक्शन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो अभी हाल में इलेक्शन हुआ है 2022 का, उसमें सीएम के लिए किसको चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो है चरणजीत चन्नी जी, ऑप्शन बी अशोक गहलोत जी, ऑप्शन सी भगवंत सिंह मान जी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो चरणजीत चन्नी जी की बात कर ली जाए तो ये पंजाब के फॉर्मर सीएम हो जाएंगे। अशोक गहलोत जी की बात कर ली जाए तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑप्शन डी की बात कर ली जाए अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये दिल्ली के सीएम हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है भगवंत सिंह मान जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भगवंत सिंह मान जी की बात कर ली जाए तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप से बिलोंग करते हैं। और पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस और अकाली दल के सिवा कोई और पार्टी वहाँ पे मेजोरिटी में आई है, ठीक है। तो पहली जो फर्स्ट पार्टी हो जाएगी वो हो जाएगी आप। अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और विधानसभा सीटें कितनी हैं पंजाब में, 117, मतलब 117 सीटें हैं। लोकसभा सीटें जो हैं वो 13 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 7, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विल 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज्ड ऑन 19 मार्च टू 4 अप्रैल 2022। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 35th एडिशन जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच इंडियन सिटी अनाउंस प्लान फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050। मतलब कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने अनाउंस किया है अपने प्लान को कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा 2050 तक। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास वो है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने बोला है कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, ठीक है।
और अगर नेट जीरो कार्बन एमिशन से बात कर ली जाए तो हमें एक यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है क्लाइमेट चेंज पे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये 2022 में हुआ है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, COP26 जिसको हम बोलते हैं। और अगर अर्थ समिट आप जानते होंगे, जो अर्थ समिट था वो 1992 में हुआ था, उसके अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया था। और ये उसी उसके जो मेंबर्स हैं उन्हीं की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको कॉप बोला जाता है। और जो ये फर्स्ट कॉप हुआ था वो COP1, ये 1995 में बर्लिन में हुआ था। बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की कैपिटल है ना, तो ये वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और अगर COP26 की बात कर ली जाए तो ये कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो यूके में हुआ था। और इंडिया ने वहाँ पे अपना जो बोलते हैं कि अपना 2070 में इंडिया का टारगेट जो है 2070 में कार्बन न्यूट्रल होने का है। मतलब जो गाइडलाइन इंडिया ने जारी की है अपने लिए वो 2070 की जारी की है कि कार्बन न्यूट्रल हम तब तक हो जाएंगे। और अगर COP27 की बात की जाए तो इजिप्ट में होगा ये, और COP28 जो है वो यूएई में होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड। इसमें पूछ रहा है कि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड डिलीवरी के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कौन से स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार ने बोला है कि हम डोर स्टेप डिलीवरी कराएंगे डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। और आगे बिहार की बात कर लेते हैं, और उससे पहले ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की डिटेलिंग की। तो बिहार जो है ऐसा पहला स्टेट होगा कंट्री में जो वेयर पीपल विल गेट द फैसिलिटी ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बिहार के जो सीएम हो जाएंगे वो हो जाएंगे नीतीश कुमार। गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान जी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और बिहार में जो विधानसभा सीटें हैं वो 243 मतलब 243 सीट्स हैं। लोकसभा में 40 सीट्स हैं और राज्यसभा में 16 सीट हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट जॉइन हैंड विथ विच बैंक टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो किस बैंक के साथ टाई अप किया है फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आपका जो ऑप्शन ए है वो है एसबीआई, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। The MOU has been signed for the creation of fisheries infrastructure and augment fish production in the state. The dedicated fisheries and aquaculture infrastructure development fund would help in the creation of infrastructure facilities in marine and inland sector. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको डेडिकेट किया जा रहा है, जो कि हेल्प करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है मरीन और इनलैंड सेक्टर के लिए, ठीक है। अगर नाबार्ड की बात कर ली जाए तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1982 में है। हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। इसके जो चेयरमैन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गोविंद राजुलू चिंताला जी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हु इज ऑर्गेनाइज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी ईएसए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो। इसरो के द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा? तो इसरो इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड युवा ज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है, और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया? जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए। और उसके बाद इट विल इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन टू यंग स्टूडेंट। मतलब इसमें क्या कि जो बेसिक नॉलेज दिया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशन के बारे में। और ये स्पेशली किसके लिए है? रूरल एरिया जो है वो इसके लिए है।
इसमें टोटल कितने स्टूडेंट को चुना गया है, तो वो 150 स्टूडेंट का ये प्रोग्राम है। और ऐसे बच्चे जो कि क्लास 9th में इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसरो का इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लिया जाए तो ये 1969 हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है, बेंगलोर में है। और इसको जो चेयरमैन या चेयरपर्सन हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री एस सोमनाथ जी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स सेक्शन से है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच इंडियन बॉलर ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ कपिल देव फॉर फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो 50 रन होता है वो फास्टेस्ट लेने के लिए इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी केएल राहुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने कपिल देव जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ क्या है, ऋषभ पंत टुक द बेंगलुरु क्राउड। अभी जो पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका चल रहा था 2 दिन का, इसमें इन्होंने हिट किया है फास्टेस्ट 50, ठीक है। और 28 बॉल पे इन्होंने हाफ सेंचुरी यहाँ पे लिया है। और कपिल देव का जो रिकॉर्ड था वो 1982 का रिकॉर्ड था। और ये किसके अगेंस्ट उस समय इन्होंने खेला था, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था। तो इस रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।